हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समरेश कुमार उर्फ गोपाल जी द गुरुकुल सिंगठिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत खतरनाक जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तरंग तरंग अंग्रेजी में वेव कहते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। बड़ी सरल शब्द में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिला दूं कि अगर अंत तक आप ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे इस वीडियो से आने वाले सारे प्रश्न एकदम आसानी से चुटकियों में आप हल कर पाएंगे। मैंने देखा है कि बहुत अनुभवी बच्चे भी इस टॉपिक में गलत करते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तरंग एक चैप्टर है जिसका टॉपिक का नाम है तरंग। तरंग को अंग्रेजी में वेव कहते हैं। तरंग दो प्रकार का होता है, एक आपको बोलते हैं यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि तरंग दो प्रकार का होता है, एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। मैं 100% आपको एकदम सॉल्व कर दूंगा, एकदम आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो में बने रहिए लगातार। यांत्रिक तरंग वैसी तरंग जिन्हें चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है, वैसे उसे यांत्रिक तरंग बोलते हैं। जैसे पानी की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, तनी हुई डोर की तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंग मैं आपको बता दूं, पराश्रव्य तरंग उसे कहते हैं जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। यानी कि आवृत्ति के आधार पर तीन तरह के तरंग होते हैं, एक अवश्रव्य तरंग, एक श्रव्य तरंग और एक पराश्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसे श्रव्य तरंग कहते हैं, जो हम लोग सुनने के काम में आते हैं। अवश्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जैसे कुत्ता सुनता है। और पराश्रव्य तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत बार सवाल बन चुका है कि चमगादड़ चलने के लिए रात में किस तरह की तरंगे उत्पन्न करती है, तो पराश्रव्य तरंगे। यानी कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है, और जब वो तरंगे उधर से रिटर्निंग आती है, उसके रास्ते में कोई बाधक या रोधक आता है, तब उसे पता चल जाता है। इको ध्वनि, प्रतिध्वनि के बारे में आप जानते होंगे कि कोई भी आवाज जब हम बोलते हैं तो रिटर्निंग में जब सुनाई देता है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। आप एक बात और नोट कर लें कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह को कम से कम 16.6 मीटर या साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, इतने बड़े बोर्ड में सब लिख पाना थोड़ा संभव नहीं होता है, तो ऐसे में वीडियो आप रुक के उन पॉइंटों को लिख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से होते हैं। तो मैं बता दूं कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चमगादड़ करता है रात में चलने के लिए। तो ये सारी तरंगों को चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है, ऐसे तरंगों को यांत्रिक तरंग कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम चले मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं है। जैसे गामा किरणें, परावैगीय किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देखिए मैं कितने चुटकियों में एकदम हलवा की तरह, दही की तरह मक्खन बना दूंगा, समझा दूंगा, ये मेरा वादा है। आइए पहले हम लोग समझते हैं यांत्रिक तरंग के बारे में। यांत्रिक तरंग को हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग जिसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और एक अनुदैर्ध्य तरंग जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि परीक्षा में बड़े बार सवाल बन चुका है ये कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग का उदाहरण है। तो प्र से प्रकाश और प्र से प्रस्थ, प से प्रकाश और प से प्रस्थ, तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे कहते किसको है? तो वैसी तरंगे जो शीर्ष और गर्त के रूप में चलती है उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि तालाब में अगर एक बड़ा सा ढेला आप ऐसे उछाल दें तो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि पानी के ऊपर जो लहर चलती है उसे आप कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं। ऐसे भी कहते हैं ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरी, दिल में हलचल सी मच जाती है। तो यहाँ जो तरंगे उत्पन्न हो रही है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी कि वैसी तरंगे जो शीर्ष और गर्त के रूप में चले उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यह जो तरंग है, यह माध्यम के जो तरंग है वह माध्यम के लंबवत गति करती है। लंबवत कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, लंबवत कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। ये भी सवाल परीक्षा में आ चुका है कि बताइए कि वह कौन सी तरंग है जो अपने माध्यम के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे 90 डिग्री का कोण बनाती है और यह तरंग माध्यम के लंबवत गति करती है। इनमें
ऊपर जो बिंदु होता है उसे शीर्ष कहते हैं और नीचे जो बिंदु होता है उसे गर्त कहते हैं। जैसे इस प्रकार के तरंगों के उदाहरण, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण प्रकाश का तरंग, पानी की सतह पर तरंग और रस्सी का तरंग। आप जानते हैं कि वर्कआउट करने के लिए आजकल ट्रेंड चल चुका है, तो वर्कआउट करने के लिए मोटी सी रस्सी उधर बांध देते हैं और ऐसे 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 करते हैं। तो यानी कि जो ये रस्सी की तरंगे उत्पन्न हो रही है रस्सी में, वो भी अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। तो हम ये बता दें आपको कि अब ये जो शीर्ष है, दो शीर्षों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। फिर एक होता है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति। याद करने के लिए कुछ हम ऐसे ये सिमिंग्स याद करेंगे, इससे आसानी से आपको याद हो जाए, मैं कोशिश करूंगा। आवृत्ति मतलब कि पुनरावृत्ति, बार बार आना ना कहते हैं हम लोग, कह रहे बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, मैंने पुनरावृत्ति कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि एक तरंग कितनी बार आती जाती है, यानी कि एक सेकेंड में तरंग की पुनरावृत्ति को आवृत्ति कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड में तरंग जितनी गुणन करता है, दोलन करता है, उसे आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक होता है आयाम, डायमेंशन। आयाम का मतलब किसी मुख्य बीच के बिंदु से अधिकतम ऊंचाई और न्यूनतम मतलब दूरी को, यानी कि कह सकते हैं कि मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं। जैसे आप जानेंगे कि रेडियो की जो तरंगें होती है ना, 1-1 किलोमीटर तक की ऊंचाई से चलती है, तो रेडियो तरंगों का आयाम सबसे अधिक होता है। मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे। तो ये हमारे समझ से आपको समझ में आ गया कि ये जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये शीर्ष और गर्त के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष प से पानी की तरंगे, प से प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। यह शीर्ष और गर्त के रूप में चलता है। यह श्रृंग और गर्त के रूप में भी चलता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दूसरा, यांत्रिक तरंग को हम लोग पढ़े थे कि यांत्रिक तरंग दो प्रकार का, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग धा से धैर्य और धा से ध्वनि, धा से धैर्य और धा से ध्वनि। आपको याद बहुत आसानी से हो जाएगा, परीक्षा में बहुत सवाल आता है कि ध्वनि की तरंग किस प्रकार के तरंग के उदाहरण है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, इसको हम याद कर सकते हैं, धा से धैर्य और धा से ध्वनि। जैसे हम बता दें कि अनुप्रस्थ तरंगे आपको संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। संपीड़न क्या है और विरलन क्या है, देखेंगे कि कहीं कहीं एकदम जाम लगा हुआ है, जैसे आप ट्रैफिक में देख ले, सड़क पे जा रहे हैं, कहीं कहीं एकदम जाम, खचाखच भीड़, जाम लगा हुआ है, तो उसको हम कह देंगे संपीड़न है। और कहीं कहीं एकदम दूर दूर तक, बहुत किलोमीटर तक एक दो गाड़ियां चलती रहती है, तो उसे हम कह सकते हैं विरलन। यानी कि वैसी तरंगे जो संपीड़न सट के और दूर दूर, कभी कभी बहुत दूर हो जाता है, विरलन के रूप में चले, उसे हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यह जो है, यह माध्यम, यह जो तरंग है, यह माध्यम के समानांतर चलती है। तो माध्यम के समानांतर चलने का मतलब यह माध्यम के साथ 180 डिग्री का कोण या 0 डिग्री का कोण का निर्माण करती है। अब आपको एक बात और बता दें, ऐसे भी आप सुने होंगे, जब आदमी कभी बौखला जाता है, एकदम गुस्सा में, एकदम तिलमिला रहा है, तो बहुत तेज से बोलना शुरू कर देता है। यानी कि जब तेज बोल रहा है तो उसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि संपीड़न, यानी कि एकदम सटा सटा। और जब कभी वह धीरे बोल रहा है तो हम कह सकते हैं विरलन की स्थिति में है। हम कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है ना, बाबू जरा धैर्य रखो, धैर्य रखो, धा से धैर्य और धा से ध्वनि में धैर्य लाइए। जब आप गुस्सा में है, यानी कि संपीड़न और विरलन के रूप में है, तो धा से ध्वनि और धा से धैर्य लाइए। यानी कि ध्वनि की तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग के कुछ और उदाहरण है, जैसे मैं आपको बता दूं, ध्वनि की तरंगे, पानी के नीचे की तरंगे, पानी के नीचे की तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। जबकि पानी के ऊपर, सतह के ऊपर जो पानी का तरंग है, वह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऐसे आप देखेंगे कि पानी के नीचे जब कभी हम लोग स्नान करने जाते हैं तालाब उलाब में, तो हाथ नीचे करके ऐसे 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 हिलाने का प्रयास करते हैं, तो देखेंगे ना कमरिया ऐसे गोले गोले, जैसे ऐसे नहीं डोलता है, ऐसे ऐसे, उसमें ऐसे ऐसे नहीं डोलेगा, ऐसे ऐसे डोलता है, तो वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण हुआ। यानी कि पानी के नीचे अनुदैर्घ्य, जबकि पानी के सतह के ऊपर अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब आपको मैं बता दूं ध्वनि का वेग के बारे में, तो ध्वनि का वेग जो है वह ठोस में सर्वाधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और हवा में सबसे कम होता है। आप जानते होंगे, जैसे हम आपको बता दें कि ध्वनि की तरंग को चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है और माध्यम कण बनते हैं। ठोस के कण सबसे नजदीक होते हैं तथा गैस के कण बहुत दूर होते हैं। तो ठोस के कण जब सटे सटे हैं तो बड़ी आसानी से, जैसे आपसे कहें रेल की पटरियों पर ध्यान से मारेंगे ना, तो आवाज बहुत तेजी में भागने का प्रयास करेगा। यानी कि ठोस में सबसे ज्यादा, जैसे आपसे सवाल पूछता है कि पानी में या कांच पर या हवा में ध्वनि की तरंग सबसे पहले या सबसे तेज गति कहाँ करती है, तो सबसे तेज गति करेगी कांच में। या जहां भी ठोस रहेगा वहां पे 330 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की
गति होती है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में और सबसे कम हवा में होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा यांत्रिक तरंग के बारे में। तरंग दो प्रकार के, यांत्रिक तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगों को दो भाग में, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे जो शीर्ष और गर्त के रूप में चले, और अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे जिस संपीड़न और विलयन के रूप में चले। अनुदैर्घ्य धा से ध्वनि की तरंगे, प से प्रस्थ, प से प्रकाश की तरंगे, प से पानी की सतह के ऊपर की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया यांत्रिक तरंग। अब आइए अयांत्रिक तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग भी इसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं में अक्सर अच्छे बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जब पिछला बार बिहार दरोगा का पीटी में 1 नंबर के चलते मिस हो गया था, पीटी नहीं हुआ था। हालांकि पढ़ने का मेरा लंबा अनुभव रहा है, 10 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। अभी बिहार सरकार गवर्नमेंट यानी कि मिडिल स्कूल में शिक्षक हूँ। आपको 2014 में जो बहाली हुई थी बिहार टेट स्टेट के द्वारा, उससे मैं बहाल हुआ हूँ। तो पिछले बार जहाँ पीटी मैंने नहीं निकाल पाया था, इस बार दरोगा में आप जानते ही हैं अनऑफिशियली मैं बिहार टॉपर बना। ये जान के खुशी होगी दोस्तों। हालांकि मैं रनिंग में छट गया, वो अलग बात है। तो 100 में से मैंने मुख्य परीक्षा में 93 अंक लाया था। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाया होगा। मैं आपको वादा करता हूं कि सारी स्ट्रेटेजी को आपके साथ शेयर करूंगा, और एक एक पॉइंट को, एक वैसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता होगा। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं कौन कौन टॉपिक बच्चों को दिक्कत करता है। मैं गारंटी के साथ मक्खन की तरह उसको एकदम निचोड़ करके आपके सामने पेश करूंगा, और 100% मेरी ये गारंटी है कि आपको समझाकर ही छोड़ूंगा। यदि कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैं हर एक टॉपिक को उठाने का प्रयास करूंगा। आते हैं दोस्तों यांत्रिक तरंगे या विद्युत अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जैसे गामा, एक्सरे, परावैंगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म वेग तथा रेडियो वेग। इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों, जो आप देखिए कुछ ट्रिक जो बताएंगे इसे आप एक जगह नोट करके रखेंगे। ट्रिक बहुत काम देता है। गए पद अमर, गए पद अमर 4 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, एकदम याद हो जाएगा। कहीं भी नोट करके रख सकते हैं। गए पद अमर, गए पद अमर। ग से गामा, ए से एक्सरे, प से परावैंगनी, द से दृश्य, आ से अवरक्त, म से माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, और र से रेडियो। द से दृश्य, दृश्य का मतलब जो किरणें हम लोग देख पाते हैं, जिसमें बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, बैगनी, जामुनी, आपको नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल प्रकाश होते हैं। ये सभी तरंगे आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण भी होते हैं, यानी कि ये शीर्ष और गर्त के रूप में चलता है। आपको बता चुके हैं ना कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि गामा, एक्सरे, परावैंगनी, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। दिमाग में बहुत यहां से क्वेश्चन आता है और निश्चित तौर पर बच्चे गलती करते हैं। मैं आपको वादा करता हूं सिखा दूंगा। गामा, एक्सरे, परावैंगनी किरण, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो, रेडियो तरंग, गए पद अमर, गए पद अमर। ये चित्र को अगर आपने याद कर लिया तो परीक्षा में 2 नंबर पक्की आपके रहेंगे। दोस्तों इस चित्र को याद कर लेना है। इधर से मैंने सटाया है, इधर से सटा के बहुत सकेत करके एकदम बनाया है, और उधर जाकर के ये फैल हो गया है। कैसे है भाई? तो देखिए यहाँ 2 शीर्ष और 2 गर्तों के बीच की दूरी बिल्कुल एकदम नजदीक लग रही है, बिल्कुल नहीं बुझा रहा है, लग रहा है एकदम सटल है। जैसे मान लीजिए किसी लड़का और लड़की का शादी का बात हो रहा है, तो ये शादी तय हो गया है और शादी एकदम अगला दिन होना है, तो एकदम चिपका चिपकी का कार्यक्रम चल रहा है, एकदम दो एक दूसरे से दोनों सटे हुए हैं। तो एक दोनों से दूसरे जब सटे हुए हैं, यानी कि श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी बिल्कुल नहीं है, तो मैंने बताया है कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को, 2 शीर्ष और 2 गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ एक दूसरे से एकदम चिपका, जैसे शादी होता है ना, तो कैसे लोग सटा हुआ रहता है एक दूसरे से, तो यहाँ पे चिपका हुआ है, तो यानी कि यहाँ तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अब मैंने बताया है कि यहाँ पे गामा किरण स्टार्ट होता है, तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है कि गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो जब तरंगदैर्घ्य कम हो गया, तो आप देख रहे हैं ना कि उस समय जब शादी होता है तो उसका रिपीटेशन करने का क्षमता बहुत ज्यादा होता है। देख रहे हैं कितना रिपीट कर रहा है एकदम, चूंकि एकदम नजदीक है तो बहुत ज्यादा आवृत्ति और पुनरावृत्ति होता है। तो ऐसे में आवृत्ति सबसे अधिक किसका होता है भाई? तो गामा किरण का आवृत्ति सबसे अधिक होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
यानी कि सर्वाधिक आवृत्ति गामा किरण का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरण का। इस समय ऊर्जा एकदम चरम पर रहता है बहुत ज्यादा, तो ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका? गामा किरण का। और एक बात और आपको बता दूं कि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा किरण का। अब मैं आपको गामा किरण से जिस तरह से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, गामा से एक्सरे के पास जाऊंगा, पराबैंगनी के पास जाऊंगा, दृश्य के पास जाऊंगा, अवरक्त के पास जाऊंगा, तो चूंकि यहाँ आवृत्ति सबसे अधिक है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आवृत्ति घटेगी। और यानी कि आवृत्ति के घटते क्रम गए पद अमर, आवृत्ति का घटते क्रम गए पद अमर, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य। लेकिन अगर बात करें कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम इसका है, तो तरंग दैर्घ्य यहां से आगे बढ़ने का कार्य करेगा। यानी कि तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा कैसे? तो गामा का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद पराबैंगनी का, उसके बाद दृश्य। अब देख रहे हैं ना, शादी हुआ तो तुरंत एकदम लगता है चिपकल है, हटवे नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद हम ई रूम में रहेंगे, तुम वो रूम में रहोगे, और दिन बढ़ेगा तो हम ई घर में, तुम वो घर में। दूरी दोनों का क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और जब बुढ़ारी आया, रेडियो तरंग हुआ, तो इन दोनों का दूरी देखिए कितना बढ़ गया। यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका? रेडियो तरंग का। रेडियो तरंग आपको मालूम है कि 1-1 किलोमीटर तक, जब रेडियो की तरंगें ऐसे आती है तो 1-1 किलोमीटर तक आगे चली जाती है। और एक आयाम जो बताए थे दोस्तों की ऊंचाई, तो ये रेडियो तरंगे है, यह पहाड़ जितना ऊंचा या बड़े बड़े टावर जितना ऊंचाई तय करती है। यानी कि एक बार में यह टावर को भी पार कर जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका? तो रेडियो तरंग का। सबसे ज्यादा आयाम किसका? तो रेडियो। बताए ना आपको कि जब ये रेडियो तरंगें चलती है उससे, रेडियो तरंग वही जो हम लोग कम्युनिकेशन में प्रयोग करते हैं, मोबाइल में, रेडियो, टीवी में, आपको घर में जो बाजा बजता है उसमें ये तरंगों का प्रयोग होता है। तो आयाम इसका बहुत ज्यादा, तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा और आवृत्ति बहुत कम होती है किसका? रेडियो तरंगों का। तो यहाँ पे परीक्षा में अक्सर ये सवाल बनते रहता है कि तरंग दैर्घ्य के अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अब यहाँ सवाल आता है दोस्तों, अभी तो हमने आपको यहाँ बताया बढ़ते क्रम और घटते क्रम, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आरोही और आरोही होता है। जब एक तरह के दो बात होते हैं तो उसमें हम समझाने का प्रयास करें। आरोही माने जारोही, जा माने बढ़ते, आव ना, अब माने आरोही माने घटते क्रम। देखिए यहां पे लिख देते हैं, घटते क्रम माने अवरोही क्रम। घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम, घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम, और बढ़ते क्रम का मतलब हो गया आरोही क्रम। तो बढ़ते क्रम में ऐसे और घटते क्रम में वैसे। दोस्तों इसको आप एकदम फिगर बना लीजिएगा, दिमाग में हटा लीजिएगा कि कैसे। जब शादी हुआ तो दोनों एक दूसरे से एकदम चिपके थे, जगह ही नहीं था एक दोनों के बीच में। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा दूरी बढ़ने लगी, दूरी बढ़ने का मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ने लगा। वाह क्या ट्रिक बनाए हैं, गए पद अमर। यानी कि यहां से जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको तरंग दैर्घ्य यानी कि दूरी बढ़ती जाएगी और आवृत्ति घटते जाएगी। पुनरावृत्ति का आप समझ सकते हैं, पुनरावृत्ति घटते चली जाएगी। अब आइए इसी तरह से सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा किरण का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका? गामा किरण का। एक्सरे का उससे कम, पराबैंगनी का उससे कम, और दृश्य प्रकाश में अगर आए तो दृश्य प्रकाश मतलब जो हम 7 रंगों का जो समूह है, बैजानी है पीनाला, यही चीज को मैं यहां रिपीट करता हूं आवृत्ति से और तरंग दैर्घ्य से। जैसे बोलेगा बैगनी का इधर से चल रहा है तो आवृत्ति सबसे ज्यादा, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका? बैगनी का। आवृत्ति सबसे कम किसका? तो लाल का। और उसी प्रकार तरंग दैर्घ्य मतलब दूरी एकदम कम है, तो दूरी कम है तो यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका? तो बैगनी का। और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका? लाल का। आप जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब वही पौधा में भोजन बनने का क्रिया, और बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। हरे रंग के प्रकाश में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम बता दें आपको कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, और जैसे इधर बढ़ेंगे तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ रेडियो तरंग के बारे में दोस्तों, तो आवृत्ति सबसे कम रेडियो तरंग का होता है, जबकि ऊर्जा भी सबसे कम, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है रेडियो तरंग का, और आयाम सबसे अधिक होता है। कुछ पॉइंट में बता दूं गामा का, तो गामा किरण का भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। कैंसर के रोगियों को इलाज के लिए आपको कहते हैं गामा किरण का प्रयोग करते हैं। कैंसर के इलाज को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। कैंसर के इलाज को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। याद रखिएगा, कीमोथेरेपी माने कैंसर का इलाज को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। फिर आगे पराबैंगनी किरण, तो पराबैंगनी किरण जानते हैं सूर्य से आने वाली खतरनाक किरण है। पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा ओजोन परत करता है। ओजोन परत
आप जानते हैं कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत में सबसे पहले छेद कहाँ हुआ था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पता चला था। कहाँ पता चला था? दक्षिणी ध्रुव पर पता चला था। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत में जब छेद हुआ तो इसकी मतलब इस पे चर्चा करने के लिए, जो संकट आ रहा था, इस पे चर्चा करने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को बैठक हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। उसी दिन से आपको 16 सितंबर को मतलब ओजोन दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। और ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। अवरक्त किरण की अगर बात करें तो रिमोट में प्रयुक्त किरणें अवरक्त किरण है। यानी कि रिमोट मतलब समझ रहे हैं ना कि घर में टीवी का जो प्रयोग करते हैं तो उसमें कौन सा किरण प्रयोग करते हैं? अवरक्त। देखिए इसको भी याद करने का आप तरीका बताते हैं, बहुत बार याद किए होंगे, परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं सेट मारेंगे। अवरक्त माने कि जब रिमोटवा को जब चलाते हैं ना तो देखते हैं कि लाल भुक भुक आ रहा है, अथिया में सेटो बॉक्सों में लाल भुक भुक आ रहा है, तो अवरक्त। रक्त मने लाल, अवरक्त माने लाल, यानी कि अवरक्त किरण का प्रयोग कहां करेंगे? रिमोट में। सूक्ष्म किरण यानी कि जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव को रडार के द्वारा हवाई जहाज की स्थिति पता लगाने में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। जबकि बोलता है कि पराश्रव्य किरण का प्रयोग कहां करते हैं? तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं आपको पनडुब्बी में, सोनार में। पनडुब्बी जब जो पनडुब्बी यानी कि समुद्र के नीचे चलती है उसे पनडुब्बी कहते हैं, तो पनडुब्बी में सोनार का प्रयोग करते हैं, उसमें पराश्रव्य। जबकि आसमान में जो उड़ता है एरोप्लेन, उसमें सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास करूं। कुछ जो समस्याएं होंगी उसे मैं, और आप कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसको जरूर याद रखिएगा, गए पद अमर, पास से प्रकाश, पास से प्रस्थ, ध से धैर्य, ध से ध्वनि की तरंगे होती है। इसको जरूर याद रखिएगा, इसको एकदम 100% याद रखने का कोशिश करिएगा। मैं एक ट्रिक भी बनाने का प्रयास करूंगा और शॉर्टकट में वीडियो में बनाऊंगा। आपको अधिक कोई तरह का दिक्कत हो तो आप हमें बताने का प्रयास करिएगा। मैं कुछ देर के लिए छोड़ देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। खूब सारा प्यार दीजिए। मैं जिस तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आप में एकदम क्वालिटी बिल्ड करूं, वैसा सारा टॉपिक को धूल चटाऊंगा, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। जो आपको परीक्षा में कंफ्यूज करता है, पढ़े हैं लेकिन सेट मारते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाता है। परीक्षा जब देने बैठते हैं तो गलत हो जाता है। तो ठीक है साथियों, कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। आप स्क्रीनशॉट करके इसे नोट्स जरूर कर लीजिएगा और बाकी फिर आपके सामने हम आते रहेंगे। अपना प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। दोस्तों को शेयर भी करिए दोस्त प्लीज। थैंक यू।